हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 17वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तभी किसी ने तनिष्का को पुकारा और इसी के साथ वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ अध्याय खड़ा था। वो ठीक से बैठी और सामने देखने लगी। वो काफ़ी शांत हो चुकी थी। अध्याय भी यह देख रहा था। वो उसके पास आकर बैठा और आराम से बोला, यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है, यहाँ ठंड पड़ने लगी है, अब सर्दी हो जाएगी तुम्हें। उसके इतना कहते ही यह तनिष्का की आंखों में नमी भर आई। उसने अध्याय को देखा और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। अध्याय ने उसे कसकर अपनी आगोश में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोला, टेंशन क्यों ले रही हो यार, सब ठीक है ना? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कहा तो है सब कुछ संभाल लूँगा मैं। लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी का कारण अध्याय नहीं समझ पा रहा था। यह चुप्पी बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे उस वक्त की जब अध्याय ने उससे शादी की थी। पूरी शादी में उसने सिर्फ एक ही बात कही थी और वह भी तब जब वो सिंदूर लगाने वाला था। उसके अलावा उसने कुछ कहा ही नहीं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अध्याय ने उसे गोद में उठाया और कमरे में लेकर आया और फिर नीचे उतारते हुए बोला, जाकर चेंज करो अब और सो जाओ। कितनी रात हो गई है, वैसे भी मैं काफ़ी थक चुका हूँ। अध्याय पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे वो नॉर्मल फील करवा सके, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। अध्याय ने एक गहरी सांस भरी और खुद से बोला, तानी क्या कर रही हो फिर से? वैसे नहीं यार, तुम शांत नहीं पड़ सकती। तुम इस तरह हो जाओगी तो मैं फिर से कमज़ोर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह तो बिल्कुल नहीं देख सकता। कितनी मुश्किल से तुम नॉर्मल हुई हो और फिर से बिल्कुल भी नहीं। वह उसे चुप देख परेशान हो चुका था। तनिष्का चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। अध्याय ने उसे देखा और अपने साइड जाकर लेट गया। वो उसकी तरफ पीठ किए लेटी हुई थी। वह कितना ही चाहती, लेकिन दिमाग से सिर्फ एक बात चल रही थी। एक बार फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया था। उसकी अपनी बहन की खुशियाँ छीन ली। अपने होने वाले जीजा से उसने शादी कर ली, लेकिन असल में तो किसी ने उसकी मर्जी पूछना ही ज़रूरी नहीं समझा। अध्याय ने फैसला सुनाया और सबने माना। उस पर कौन सा प्रकृति की शादी हो चुकी थी, उससे होने वाली थी, हुई तो नहीं थी। ऐसे में अगर उसकी अध्याय से शादी हो गई तो क्या ही गलत था। तभी अध्याय ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और प्यार से बोला, चुप मत रहो तानी तनिष्ठा। उसने जानबूझकर उसका पूरा नाम लिया ताकि वह कुछ कहे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अध्याय बस उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तनिष्का ने बस उसकी तरफ करवट ली और खुद को उसके सीने में छुपाकर आंखें बंद कर ली। अध्याय को लगा शायद सुबह उठेगी तब तक ठीक हो जाएगी। वह प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। तनिष्का को जल्द ही नींद आ गई और अध्याय भी थोड़ी देर बाद सो गया। इधर प्रकृति ने अगले दिन घर में कोहराम मचा दिया था। उसने अश्विन जी को देखा और रोते हुए बोली, वह ऐसा कैसे कर सकता है पापा? मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने तनिष्का से शादी कर ली। वह कैसे शादी कर सकती है? वह उसका होने वाला जीजा था ना। उसने उससे शादी कर ली। अब कुछ भी करो अब आप अध्याय को मनाओ। वह सिर्फ मेरा है, आप उसे मनाओगे। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ ना। वह किसी और से कैसे शादी कर सकता है पापा? वह एक ही बात की रट लगाए हुए थे। अश्विन जी भी उसकी बात सुनकर अब परेशान हो चुके थे और फिर प्रकृति की हार जीत को पूरा करना उसकी आदत रही थी और इस जीत को पूरा करने के लिए वह मान भी चुके थे। उन्होंने उसे देखा और बोला, ठीक है मैं बात करता हूँ अध्याय से, तुम शांत रहो और रोना बंद करो। उसकी यह बात सुनते ही प्रकृति ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुश होते हुए बोली, आप सच में करोगे ना पापा? अश्विन जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से अध्याय के घर के लिए निकल गए। परिधि जी और आयुष्मान को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो चुका है। वहीं प्रकृति ने मन ही मन कहा, मैं भी देखती हूँ अध्याय कैसे तनिष्का के साथ रहता है। वो सिर्फ मेरा है। उसकी बातों में जिद साफ नजर आ रही थी। पहले उसने जो किया उसे उसका जरा भी पछतावा नहीं था, लेकिन अब उसे अध्याय वापस चाहिए था।
अध्याय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसने तनिष्का को देखा जो बस ऊपरी मन से दिखाने के लिए सबके साथ थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे फिर से नॉर्मल कैसे किया जाए। प्रकृति की एक बात उसके दिल को इतना गहरा दर्द दे चुकी थी कि वह उठा और बाहर की तरफ बढ़ा कि तभी अश्विन जी अंदर आए। उन्हें अंदर आया देख उसके कदम एकदम से रुक गए। अश्विन जी अध्याय के पास आए और बोले, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? अध्याय ने भी बिना किसी लाग लपेट के कहा। वैसे भी वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड जरा भी नहीं था। शादी के दिन जो उन्होंने किया था उसके बाद अध्याय के मन से तो वो उतर ही चुके थे। प्रकृति, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अध्याय? प्यार करते हो ना उससे? वो भी तो तुमसे प्यार करती है, शादी कर लो उससे। अश्विन जी बोले। उन्होंने जितनी आराम से यह बात कही कि अध्याय के साथ साथ सब लोग हैरान थे। वहीं तनिष्का की आंखों में अब नमी उतर आई। उसका बाप उसकी आंखों के सामने खड़े होकर उसके पति से कह रहा है कि वो उसकी बड़ी बहन से शादी कर ले। अध्याय ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दूसरी शादी करने में। यह बोल वह बिना किसी और से कुछ कहे या सुने वहाँ से निकल गया। अश्विन जी ने तनिष्का को घूर कर देखा और बोले, यह सब कुछ तुम्हारी गलती है लड़की। अगर कभी मुझे अपना पिता माना है तो मनाओ उसे प्रकृति से शादी करने के लिए। इस बार तनिष्का को भी गुस्सा आया और उसने खुद को रोका भी नहीं। वो उनके पास आई और गुस्से से बोली, क्यों क्यों मनाओ? और नहीं मनाना मैंने आपको कभी अपना पिता, क्योंकि आपने भी कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। जाइए, चले जाइए यहाँ से। यह आपका घर नहीं है जहाँ आपकी बात मानी जाए। यह मेरा घर है। निकलिए यहाँ से और समझाइए अपनी पागल बेटी को जिससे वह शादी करने की जिद कर रही है। वो पहले से शादीशुदा है और वो मेरे पति हैं। वह गुस्से में बोले जा रही थी और सब हैरानी से उसे देख रहे थे। अश्विन जी भी हैरान थे। प्रकृति ने अध्याय को देखते हुए कहा, अध्याय, तुमने पापा से बात क्यों नहीं की? वो तुमसे बात करने आए थे ना। देखो, मैं सच बता रही हूँ सब कुछ, प्लीज़ मान जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो। बस उसका इतना ही कहना था कि आहिरा को गुस्सा आ गया। उसने उसके सामने जाकर एक खींचकर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। प्रकृति का चेहरा एक तरफ झुक चुका था और वह हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख उसे देख रही थी। आहिरा ने गुस्से से कहा, दिमाग ठीक है या फिर पागल वागल हो गई हो? अगर ऐसा है तो बताओ, तुम्हें मेंटल असाइनमेंट भेजने की ज़रूरत है क्या? तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई शादीशुदा है? प्रकृति ने उसे घूरते हुए कहा, यू ब्लडी। आहिरा ने बीच में उसकी बात काटी और गुस्से से बोली, शट अप। क्या करने आई हो अब तुम यहाँ? तुम ही थी ना वह जिसने ये लेटर लिखकर छोड़ा था कि वह अपनी छोटी बहन की खुशियों के लिए तुम इस शादी से पीछे हट रही हो। तुम नहीं करना चाहती थी शादी क्योंकि तनिष्ठा भाभी भाई को पसंद करती है, तो फिर क्या कर रही हो अब यहाँ पर? देखो वो खुश है ना, तो निकलो उसकी ज़िंदगी से बाहर और रहने दो उन्हें खुश। तुम्ही ने तो कहा था, तो अब उनकी खुशियाँ छीनने वापस क्यों आई हो? प्रकृति उसकी बातों का कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। वह हैरान सी उसे देखती रही क्योंकि सच तो यही था वह जिसने उस लेटर में लिखा था कि अगर तनिष्का और अध्याय एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वह उनकी खुशियों के बीच नहीं आएगी। और अब मुंह उठाकर चली आई और तो और अध्याय को शादी के लिए मना भी रही है। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। यह घर तुम्हारा नहीं है। जो जब मन करे कभी भी मुंह उठाकर यहाँ चली आओ। प्रकृति को उस पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय वहाँ से जाने के। उसने गुस्से से आहिरा को घूरते हुए कहा, थप्पड़ को मैं भूलूंगी नहीं, याद है रखना है मैंने। मैं तुम्हें भूलने दूंगी भी नहीं। जब भी तुम ऐसी हरकतें करोगी ना, मेरे थप्पड़ को ज़रूर याद कर लेना। मेरे सामने अगर तुम्हारी हरकतें हुई तो एक थप्पड़ और ज़रूर रसीद होगा तुम्हें। आहिरा ने घूरते हुए कहा। वह उससे पूरे लड़ने के मूड में आ चुकी थी। वह ऐसे कैसे आकर उसके भाई की शादी
के लिए कह सकती थी, जबकि वह पहले से शादीशुदा था और उसकी छोटी बहन उसके भाई की पत्नी थी। लेकिन प्रकृति तो थी ही पहले से बेशर्म, उसे क्या ही फर्क पड़ना था। आहिरा ने फिर से कहा, निकलो यहाँ से, तुम्हें देखकर मेरा अच्छा खासा मूड भी खराब हो गया। तभी आयत ने आहिरा से प्रकृति की शिकायत करते हुए कहा, आंटी, गंदी आंटी की वजह से पली रोई भी है। आहिरा के साथ साथ सब लोग आयत को देखने लगे। वहीं प्रकृति ने आयत को घूर कर देखा। आयत ने जब उसे घूरते हुए पाया तो जल्दी से डरकर अध्याय की गोद में छुपते हुए बोली, पापा बचाओ बचाओ पापा। यह प्रकृति के लिए और भी शौकीन था। बाकी सबको तो पता था कि जब भी आयत को किसी बात से डर लगता तो वह तनिष्का को मम्मी और अध्याय को पापा बोलती थी। इनफैक्ट वानी और सार्थक के साथ भी उसका यही हाल था। अध्याय ने उसे अपनी गोद में थामते हुए कहा, कुछ नहीं है बेबी। प्रकृति हैरानी से अब आयत को देख रही थी। उसका इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता था। आयत अभी 3 साल की थी। आहिरा ने प्रकृति को घुरा बोली, गेट आउट, अभी भी यहीं क्यों खड़ी हो। प्रकृति पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आखिर इतनी बेइज्जती के बाद वह रुकती भी किस मुँह से। और उस पर अध्याय ने भी आहिरा को जरा सा भी रोकने की कोशिश नहीं की। प्रकृति इतना तो समझ चुकी थी कि इतनी आसानी से वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए उसे अब दूसरा तरीका अपनाना होगा। इधर प्रकृति के जाने के बाद आहिरा ने अध्याय को घूर कर देखा और बोली, और आप क्या बड़े आराम से उसकी बातें सुन रहे थे, मुंह में जुबान नहीं है, ऐसे तो सबको डांटते फटकारते रहते हो। अध्याय ने उसे घूरा और देखकर बोला, मुझे जो भी कहना था मैं पहले कह चुका हूँ और मुझे उस पर अब कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। मैं वैसे भी उस पर अपनी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा वेस्ट कर चुका हूँ। सब अध्याय को देखने लगे। अध्याय ने आयत के सर को सहलाया और प्यार से मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी नंदी आंटी गई बेबी। आयत ने सिर उठाकर अध्याय को देखा और फिर से मासूमियत से बोली, पल उनकी वजह से पली रो रही थी। अध्याय ने गहरी सांस भरी और एक नज़र तनिष्का को देखा, फिर वापस आयत को देखते हुए उसके गाल को सहलाकर बोला, अब नहीं रोएगी, आप जाओ और जाकर खेलो। आयत झट से उसकी गोद से उतरी और अथर्व के पास चली गई। आहिरा शाम तक वहीं रही। शाम को मिहिर उसे लेने आया। वो सबसे मिला और उसके बाद लौटते वक्त आहिरा के साथ घर से निकल गया। वह दोनों घर पहुँचे। अवंतिका जी वहीं हॉल में थी। उन्होंने आहिरा को देखते हुए कहा, आ गई बेटा तुम, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। मिहिर ने उन्हें देखते हुए अजीब तरह से कहा, क्या मतलब तुम? मैं भी तो यहीं हूँ माँ, मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं माँ आपको? सुबह से मैं भी बाहर था, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ इसे क्यों, मुझे क्यों नहीं? तुम चुप करो और खाना खाना है तो चुपचाप से चेंज करके और खा लो। अवंतिका जी ने उसको फटकार दिया। मिहिर हैरान सा बस अपनी माँ को देख रहा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसके घर में उसकी पत्नी को उससे ज़्यादा अहमियत मिल रही थी, जिसे आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और उसे फुल इग्नोर किया जा रहा था। खैर अब जो भी था, जैसा भी था, यही था और मिहिर को इसकी आदत लग जाने वाली थी थोड़े ही दिनों में। थोड़ी देर बाद वह सब खाना खाने साथ में बैठे। आहिरा हंसी खुशी उसकी माँ से बात में लगी हुई थी। मिहिर ने अपने मन ही मन कहा, एक दिन में कोई इतना कैसे घुल मिल सकता है, लेकिन उन दोनों को देख वो मुस्कुरा भी दिया। उसने अपनी माँ को इतना खुश तो शायद पहले कभी देखा भी न था जितना अब वह थी। राणा मैंसन में सब लोगों ने साथ में डिनर किया। अध्याय प्रकृति के ड्रामा से अब थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो लड़की वापस आई ही क्यों, और सबसे बड़ी दिक्कत तो उसे इस बात से हो रही थी कि तनिष्का ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। वो कमरे में आया तब भी शांत थी, अपने टेडी बियर को गले लगाए बैठी थी। वो उसके पास जाकर बैठा और उसे देख धीरे से बोला, तानी टॉक टू मी यार, मेरी क्या गलती है यह तो बताओ ज़रा। तनिष्का ने उसे देखा और बोली, नहीं, गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी किस्मत की है जो है ही इतनी खराब।
मैं भूल गई थी, ये खुशियाँ तो शायद मुझे खैरात में मिली है। अध्याय ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारे दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं? वो खामोश रही। अध्याय ने उसके हाथ से टेडी बियर को लेकर एक और रखा और उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, क्या करूँ जिससे तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ ताने? क्यों इतनी शांत हो गई हो तुम? मुझे नहीं पसंद आ रहा तुम्हारा ऐसे चुप रहना। वह धीरे से बोली, वो वापस क्यों आई? मैं तो भूल ही चुकी थी सब कुछ। और फिर पापा, यह कहते हुए उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई। अध्याय समझ रहा था। उसने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से कहा, जब उन्हें पछतावा होगा ना तो उनके किए की माफ़ी भी नहीं मिलेगी उन्हें। चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और कहीं नहीं जाने वाला मैं तुम्हें छोड़कर। तुम्हें ने कहा था ना 7 जन्मों के लिए तुमसे मैं बंध रहा हूँ, तो चिंता मत करो। तनिष्का कुछ शांत हुई और उसने अपनी पकड़ अध्याय की पीठ पर कर दी। अध्याय समझ रहा था उसकी इस इनसिक्योरिटी को। यह तो वह पहले भी महसूस कर चुका था। यह उसने उस दिन भी महसूस किया था जब तनिष्का ने ड्रिंक की थी। उसका उस तरह से कहना कि वह उसे संभाल लेगा हमेशा, उसे भी वह समझ रहा था वह किस वजह से था। अध्याय तैयार भी था सब कुछ संभालने को, लेकिन फिलहाल उसके सामने उसका अतीत खड़ा था जिसे लड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। एक वक्त पर वह उस लड़की पर जान देता था और उसके कहने ते हैं पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भूली जाती। देखना यह था कि वह कितना मजबूर बनकर रह सकता था। इधर परिधि जी को जब पता चला कि अश्विन जी अध्याय के घर जाकर क्या बात करके आए हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आई जाकर ये कहते हुए कि वह प्रकृति से शादी कर ले? अश्विन जी शांत खड़े थे। वहीं प्रकृति ने जब यह सुना तो वो जोर से बोली, आपकी दिक्कत क्या है? वो मेरे पापा है, मेरे कहने पर कुछ भी करे। परिधि जी ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, वो तनिष्का के भी पिता है, भूलो मत तुम। फिर उन्होंने अश्विन जी को देखा और बोली, यकीन मानिए मुझे पता होता ना कि आपके और आपकी इस लाडली बेटी की वजह से तनिष्का को इतनी दिक्कत होगी तो जान से मार देती मैं इसे, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं होता इस बात का। अश्विन जी उनकी बात सुनकर हैरान थे। वो फिर से बोली, मैंने कहा था ना, जिस दिन तनिष्का की खुशियों के आड़े आपकी बड़ी बेटी आई उस दिन मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मुबारक हो आपको, आप दोनों करिए कोशिश उसकी खुशियों को छीनने की। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अश्विन जी ने जल्दी से कहा, आप ये क्या बोल रही हैं परिधि? लेकिन परिधि जी बिना कुछ सुने बाहर की तरफ बढ़ चुकी थी। तभी पीछे से आयुष्मान की आवाज़ आई, माँ मैं भी चलूँगा आपके साथ। अश्विन जी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे, लेकिन वह अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गया। अब सिर्फ घर में वह दोनों बाप बेटी रह गए थे। अश्विन जी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी उनके मन में यह नहीं आया कि प्रकृति की हरकतों की वजह से उन्होंने अपना घर तक तोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही उन दोनों बाप बेटी के साथ हो रहा था। दोनों को ही बस एक जिद को पूरा करना था जिसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा भी चुके थे और बहुत कुछ खो भी चुके थे, लेकिन प्रकृति अब भी समझने को तैयार नहीं थी। और अश्विन जी तो उसकी हर जिद पूरी करते ही आए हैं और इसी बात का वो फ़ायदा उठा भी रही थी। परिधि जी आयुष्मान के साथ जा चुकी थी, लेकिन वो भी सोच चुकी थी कि अब चाहे जो हो जाए तनिष्का की ज़िंदगी में अब प्रकृति को कुछ भी गलत बिल्कुल नहीं करने देगी। वहीं आयुष्मान के मन में भी कुछ चल रहा था। इधर आहिरा सारा काम हो जाने के बाद कमरे में पहुंची और अंदर का नज़ारा देखते ही उसके कदम तो थम से ही गए और साथ ही उसकी सांस भी अटक गई। वह तो यह भूल ही चुकी थी। पूरा कमरा कैंडल की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ खूबसूरती से फूलों की डेकोरेशन की गई थी। उसने बेड की तरफ नज़र दौड़ाई। यहाँ बेड
कि मैट्रेस पर रोज पेटल्स बिखरे पड़े थे और बेड पर एनोपी के साथ खूबसूरती से गुलाब की पंखुड़ियों की लड़ी लटक रही थी। आहिरा ने खुद को नॉर्मल किया और अंदर की तरफ बढ़ गई कि तभी पीछे से मिहिर आया और उसने दरवाज़ा बंद किया। लेकिन जैसे ही उसने भी कमरे को देखा तो वो भी हैरान रह गया। तभी आहिरा की आवाज़ आई, यह सब किसने किया? मिहिर ने उसे देखा और बोला, मैंने तो नहीं किया। आप कर भी नहीं सकते, शक्ल से पता लगता है एक नंबर के अकड़ू और अनरोमांटिक इंसान हो आप। क्या ही करोगे यह सब कुछ? आहिरा ने मुंह बनाकर कहा। मिहिर ने उसे घूर कर देखा। इस लड़की के कहने का क्या मतलब था? वो किस एंगल से उसे अकड़ू लग रहा था? और वह अनरोमांटिक तो बिल्कुल नहीं था। कॉलेज में वह मोस्ट हैंडसम बॉय था और वह उसे अनरोमांटिक बोल रही थी। काहिरा कबर्ड की तरफ बढ़ ही रही थी कि मिहिर ने उसे कमर से पकड़ कबर्ड के दरवाजे से लगा दिया। वह आंखें बड़े करके हैरानी से उसे देखने लगी। मिहिर ने अपना हाथ साड़ी के बीच से झांकती उसकी पतली सी कमर पर रखा और इसी के साथ आहिरा के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अगले ही पर आंखें खोलकर जल्दी जल्दी झपकाते हुए मिहिर को देखने लगी। मिहिर उसकी तरफ झुकते हुए गहरी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें अनरोमांटिक लगता हूँ? और कौन से एंगल से तुम्हें अकड़ू लगता हूँ मैं? आहिरा क्या बोलती? उसे मिहिर की सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। इससे उसकी खुद की सांसें अटकी हुई थी जबकि मिहिर उसके काफ़ी करीब था। उसने उसके कुछ और करीब होते हुए उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर धीमे से मगर मैग्नेटिक वॉइस में कहा, चलो तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। आहिरा उसका यह रूप देखकर हैरान रह गई। उसने उसे खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखा तो उसका ध्यान उसकी धड़कनों पर गया जो बेहद तेज हो चुकी थी। उसने एक नज़र उसके सीने की तरफ देखा और फिर सिर उठाकर उसके चेहरे की तरफ और अगले ही पर मिहिर ने उसके होठों पर अपने होठ रख दी है। आहिरा ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। एक एहसास उसके लिए बहुत खास था। वह जिससे प्यार करती थी वह उसके इतने करीब था। भले ही उसे नहीं पता था कि मिहिर के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं, लेकिन अब वह उसका पति था। आहिरा के दिल और दिमाग में ये सारी बातें क्लियर थी, लेकिन शायद मिहिर के साथ ऐसा नहीं था। दोनों आंख बंद किए अपने प्यार भरे एहसास में खोए हुए थे। मिहिर के हाथ उसकी कमर से होते हुए उसकी पीठ पर घूमने लगे थे। वहीं आहिरा ने अपने हाथ उसके गले में बांध दिए और उसकी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगी थी। जब आहिरा को सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई तो मिहिर ने उसे खुद से अलग किया और अगले ही पर उसने अपने होठ उसकी गर्दन और गले के बीच रख दिए। आहिरा ने एक गहरी सांस भरी। उसकी तो सांस ही अटक चुकी थी। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ी से धड़क रही थी। मिहिर के होठ उसकी गर्दन, गले, कंधे और कॉलर बोन पर घूम रहे थे। आहिरा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसे हल्के से धक्का देकर खुद से अलग किया और दूसरी तरफ बढ़ने को हुई कि मिहिर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। वह उसके सीने से जा टकराई। आहिरा की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। मिहिर ने अपने हाथ उसकी पेट पर बांधते हुए एक बार फिर उसकी गर्दन को आहिस्ता से चूम लिया। आहिरा सिहर उठी। वो उसे खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही उसे रेसिस्ट करना उसके बस की बात थी। यह उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसने जानबूझकर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा है। उसने मिहिर को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। उसे नहीं पता था वह कुछ ऐसा भी कर सकता है। शादी से पहले वो उससे कितना चिढ़ा हुआ था और अचानक से वो उस पर इतना प्यार लुटा रहा था। मिहिर ने उसके ब्लाउज की डोरी खोली और उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए। अहिरा तुरंत उसकी तरफ पलटी कि अगले ही पल मिहिर ने उसकी कमर पर अपनी बाहों में उठा लिया। मिहिर ने उसे कमर से पकड़ उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आहिरा ने अपनी बाहें उसके गले में लपेट दी। वह उसे लेकर बेड पर आ चुका था।
उसने उसे लाकर धीरे से बेड पर लिटाया। आहिरा ने एक नज़र उसे देखा और अपना चेहरा और नज़र उससे हटा ली। मिहिर उसके ऊपर झुक चुका था। उसने उसके करीब होते उसके गाल पर अपने होंठ रखे और अपने होठों से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। आहिरा के हाथ उसके बालों में घूम रहे थे। अब तक तो आहिरा की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हट चुका था। मिहिर उससे अलग हुआ, लेकिन आहिरा ने अपनी आंखें नहीं खोली। अब उसे शर्म भी आ रही थी, जो उसके चेहरे की रंगत साफ बता रही थी, जो हल्का गुलाबी हो चुका था। मिहिर उसे देख हल्के से मुस्कुराया। न जाने क्यों ये एहसास काफ़ी अलग था उसके लिए। उसने अपनी शर्ट निकालकर साइड में बेड से नीचे गिराया। आहिरा ने उसकी मस्कुलर बॉडी को देखा। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो एक बार फिर से आहिरा के ऊपर झुका और इस बार उसने आहिरा का चेहरा पकड़ उसके माथे को चूमा और अगले ही पर उसके होठ आहिरा के होठ से मिल चुके थे। उस डीप और इंटेंस किस के साथ उसके हाथ आहिरा की बॉडी पर लगातार मूव हो रहे थे। मिहिर के कानों में आहिरा की बढ़ी हुई धड़कनों किसी सुरमई संगीत की जैसी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसने आहिरा के होठों को छोड़ा, उसकी गर्दन और गले को चूमने लगा। आहिरा उसके प्यार में खोई अब उसकी पीठ पर अपने नाखून गड़ाने लगी। उसे एहसास नहीं था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसके नाखूनों का दर्द का एहसास मिहिर को भी नहीं हो रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे में खोए थे और इस कदर एक दूसरे में डूबे हुए थे कि उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। कमरे में दोनों की बढ़ी हुई धड़कनों का शोर और गहराती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। वो कैंडल जो अब तक जल रही थी वो अब धीरे धीरे पिघल कर नीचे गिर चुकी थी। कमरे में सिर्फ हल्की सी चांद की रोशनी का उजाला फैला था, लेकिन वह दोनों अभी भी एक दूसरे से लिपटे एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। न जाने रात के कौन से पहर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे और आखिर में थककर एक दूसरे के आगोश में सुकून से सो गए। अगली सुबह राणा मेंशन में अध्याय तैयार हो चुका था। उसने तनिष्का को देखा, जो अभी अभी नहाकर निकली थी। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वह कॉलेज जाने वाली है। अध्याय को भी अब यही सही लगा। शायद वहाँ से जाने से, दोस्तों के बीच रहने से उसका कुछ मूड ठीक हो जाए और यहाँ से दूर रहेगी तो उसके दिमाग में ये सारी बातें नहीं चलेगी। इसलिए उसने उसे जाने से रोका भी नहीं। सिर्फ सार्थक तो कॉलेज जाने वाले ही थे, कुछ होता तो वह संभाल ही लेंगे, इस बात से वह निश्चिंत था। तनिष्का तैयार हुई और बाहर जाने को हुई कि अध्याय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। वह उसके सीने से जा टकराई और उसे देखने लगी। अध्याय ने उसका चेहरा थामा और हल्के से उसके होठों को चूमते हुए प्यार से कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, पर अगर थोड़ी सी स्माइल कर लोगी तो और प्यारी लगोगी। वह बस उसे देखती रही। अध्याय ने एक बार फिर प्यार से उसके गालों को प्यार से सहलाकर कहा, तानी, जो हो चुका है वो हम बदल नहीं सकते, पर प्रेजेंट तो हमारा है, इसे क्यों खराब करना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों चिंता करती हो तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, फालतू बातें सोचकर अपना दिमाग मत खराब करो। तनिष्का बस हल्के से मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। अध्याय ने उसके बालों को सहलाते हुए उसका सिर चूम लिया। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता करके निकल गए। अध्याय ने तनिष्का को कॉलेज ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चला गया। तनिष्का को उसके दोस्त सामने ही मिल गए। ऋषिका ने उसे देखा और उसे छेड़ते हुए बोली, जीजू को भी अंदर ले आती, हम भी मिल लेते उनसे। तभी नेहा बोली, अरे ये तो अभी तो लाई ने। ये बोल दोनों हंस पड़ी, लेकिन तनिष्का शांत थी और चुपचाप क्लास की तरफ बढ़ गई। उन सबको समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, वो इतनी गुमसुम क्यों है। वो भी उसके पीछे चले आए। क्लास के बाद तनिष्का ने उन सबको थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ने को कहा।
वो तीनों भी अब उसे देख परेशान हो चुके थे, लेकिन जब तक प्रॉब्लम पता न चलती तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलता। तनिष्का गार्डन में आकर बैठ गई। वो अब भी शांत थी। दिमाग में उसके एक साथ कई बातें चल रही थी, लेकिन कोई था जो लगातार उस पर नजरें बनाए हुए था, और ये कोई और नहीं, वही लड़का था जो उस दिन तनिष्ठा से टकराया था। उसने मन में ही खुद से ही कहा, इसे क्या हुआ है? आज तक तो कितना खुश देखा है इसे, लेकिन आज इतनी शांत कभी नहीं रही। वो कुछ सोचते हुए उसके पास जा बैठा, लेकिन तनिष्का ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने तनिष्का को देखा और बोला, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर? तनिष्का ने चौंक कर उसे देखा। उसके पास बैठा लड़का, जिसे तनिष्का ना तो जानती थी और ना ही उसने उसे कभी देखा था। उस दिन भी जब वो उसे टकराई तो उसने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उस लड़के ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, माई सेल्फ रिवांश मेहरा, तुम्हारा सीनियर। तनिष्का ने उसके हाथ को देखा और धीरे से अपना हाथ उससे मिलाते हुए बोली, तनिष्ठा राणा। रिवांश मुस्कुराए, फिर बोला, यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं ले रही हो तुम? तनिष्ठा ने कुछ नहीं कहा तो रिवांश फिर बोला, ओके कोई नहीं, कभी कभी बंक करने का मन हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। वो जानबूझकर उसका मूड लाइट करने के लिए ऐसी बातें कर रहा था ताकि वो कुछ मुस्कुरा दे। तनिष्का ने उसे देखा और बोली, तुम क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हारी क्लास नहीं है, तुमने भी क्लास बंक की है। रिवांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, ऐसा नहीं है लिटिल एंजल, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखकर रुक गया। तुम अकेली बैठी थी ना, और तुम अपने सीनियर्स को जानती नहीं हो, वो बहुत बुली करते हैं। रिवांश ने धीरे से उसके कान में कहा, जैसे कोई सुन लेगा। तनिष्का अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपका कर उसे देखने लगी। वो इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। एक बार को रिवांश की भी आंखें उस पर थम सी गई। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा चलो कैंटीन में चलते हैं, कुछ खा लेते हैं तो मूड भी ठीक हो जाएगा। तनिष्का ने उसे देखने लगी कि तभी वो फिर से बोला, गलत मत समझना कुछ भी, एज ए फ्रेंड बस पूछ रहा हूँ, चले? पर हम दोस्त कब बने? तनिष्का ने सवाल किया। रिवान झट से बोला, तो अब बन जाते हैं ना। तनिष्का को भी वो ठीक ही लगा। वैसे भी उसे भूख लग रही थी। सुबह वो ठीक से नाश्ता भी नहीं करके आई थी। वो दोनों कैंटीन में चले गए। रिवान से उसे कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्स नहीं आई और साथ में वो उसके बातों से कुछ नॉर्मल होने लगी थी। इधर मिहिर के घर पर जब मिहिर सुबह उठा तो खुद की और आहिरा की हालत देख हैरान और परेशान दोनों हो गया। उसने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ये कैसे कर दिया मैंने? हो क्या गया था रात को मुझे? उसने आहिरा को देखा जो अभी भी उससे लिपटी सुकून से सो रही थी। मिहिर ने उसे ठीक से लिटाया और अपने कपड़े उठाकर पहने। उसने अपनी शर्ट आहिरा को पहना दी, फिर वॉशरूम में चला गया। वह बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो आहिरा को उठने से पहले ही ऑफिस चले जाना चाहता था, और उसने किया भी वही। वह जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। आज तो उसने हड़बड़ी में नाश्ता भी नहीं किया था। अवंतिका जी उसे आवाज़ लगाती ही रह गई। उसने मुंह बनाकर खुद से ही कहा, ये लड़का भी न जाने कब बड़ा होगा, सुनता ही नहीं कभी मेरी। तो इधर आहिरा जब उठी तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया और यह देखकर उसका मुंह बन गया। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये कहाँ चले गए? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे अकेले सोते हुए छोड़कर जाने की? ये बोल वो जल्दी से उठी और नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आई। नीचे आने पर उसे पता लगा कि मिहिर तो कब का ऑफिस जा चुका है। यह सुनकर तो उसका पारा और चढ़ गया। उसने खुद से कहा, इन्हें तो मैं बताऊंगी। अवंतिका जी ने उसे देखा और बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। वैसे भी कल से तुम फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दोगी। आहिरा ने उन्हें देखा और मासूमियत से बोली, पर माँ, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता।
उसकी शक्ल देखकर उन्हें हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाने को बोर कर रहा है, मैं बताती हूँ ना, बस तुम वैसे करती जाओ। थोड़ी सी खीर भी बना दोगी तो भी चलेगा, अच्छी नहीं बनी तो? आहिरा ने पूछा। तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तुम कोशिश तो करोगी? अवंतिका जी ने प्यार से कहा। आहिरा खुश हो गई और उनके गले लगते हुए बोली, आप बहुत अच्छी हैं माँ, आप अपने बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं हो खड़ूस। मिहिर को खड़ूस कहने पर अवंतिका जी ने उसे अजीब तरह से देखने लगी, पर फिर अगले ही पल वो हंस पड़ी। सही कहा, वो तो है ही एक नंबर का बोरिंग इंसान। उसकी बात सुनकर आहिरा भी हंस दी। उन दोनों सास बहू की मस्त पट रही थी और देखकर पता भी लग रहा था कि मिहिर की शामत आने वाली है। अवंतिका जी ने आहिरा को सारी चीज़ें समझाई और आहिरा ने बिल्कुल सब कुछ वैसे ही किया। खीर बन जाने के बाद भोग लगाकर अवंतिका जी ने खीर को चखा। आहिरा उन्हें ही देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि खीर आखिर बनी कैसी है। अवंतिका जी ने उसकी खूब तारीफ की और नेक भी दिया। अब बस मिहिर बचा था जिसे वो खीर खिलानी थी। लेकिन आहिरा सुबह की बात को भूली नहीं थी और वो उससे बदला भी तो लेना था। उसने टिफिन में खीर पैक की और अवंतिका जी को कहकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर तनिष्का ने रिवान से कुछ अच्छा वक्त बिता लिया। उससे उसके साथ कुछ ठीक महसूस हो रहा था। रिवांश भी उसे हंसाने के लिए बेवजह की और बिना सिर पैर की बातें कर रहा था और तनिष्का बस मुस्कुरा रही थी। हाँ, उसके साथ एक बात अच्छी हुई कि वो घर पर चल रही सारी बातों को भूल चुकी थी। कॉलेज छूटने के बाद सार्थक के साथ वो घर आ गई और अपने स्टडीज में लग गई। वह नहीं चाहती थी अपने दिमाग में फालतू की बातें लगाकर खुद को परेशान करती रहे। इधर अध्याय ऑफिस में था। राम और वह मिलकर आने वाले अगले प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस कर रहे थे। अध्याय ने राम को देखा और बोला, एक काम करना राम, इसकी अगर हार्ड कॉपी मिले तो आसान हो जाएगा ना? राम ने उसे देखा और बोला, मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। यह बोल केबिन से निकल गया। तभी अध्याय का इंटरकॉम बजा। उसने कॉल पिक किया तो उधर से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई, सर मिस्टर अश्विन सिसोदिया आपसे मिलना चाहते हैं। अध्याय की भौहें आपस में जुड़ गए। वो यहाँ क्या कर रहे थे उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने उन्हें अंदर भेजने को कहा। वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था। थोड़ी ही देर में अश्विन जी केबिन में थे। अध्याय ने उन्हें बैठने को कहा और फिर बोला, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? अश्विन जी ने उसे देखा और बोले, अध्याय ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, तुम प्रकृति से प्यार करते हो, उसके साथ तुम्हारी लाइफ काफ़ी इजी रहेगी। तनिष्का से तो तुम प्यार भी नहीं करते और वह तो बच्ची भी अभी समझ नहीं है उसे, अभी भी समय है, प्रकृति से शादी के लिए हाँ कर दो। अध्याय उनकी बेशर्मी को देख रहा था। कोई आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है? वह अभी कुछ जवाब देता कि पीछे से राम के गुस्से में तेज आवाज़ आई, बेशर्म तो देखे हैं पर आपसे नीच नहीं। आपको जरा शर्म नहीं? आप अपनी छोटी बेटी का घर उजाड़ रहे हैं, वो भी प्रकृति की वजह से। और क्या कहा आपने? तनिष्का बच्ची है, उसे समझ नहीं है। प्रकृति से ज़्यादा समझ है उसमें। कब क्या करना है, किस तरह से किस चीज़ को हैंडल करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, सब जानती है वो। प्रकृति की तरह बिना बात किसी को भी वो पकड़ कर नहीं बैठती। और दूसरी बात, कौन सा प्यार, किसका प्यार? देख चुका हूँ मैं आपकी बेटी का प्यार। अध्याय को मौत के मुंह तक पहुँचा चुकी थी वो, और जरा भी रिग्रेट नहीं हुआ उसे। और आपको शर्म नहीं आ रही? अब भी आप अध्याय के सामने उसके लिए मैरिज प्रपोजल रख रहे हैं, ये जानते हुए कि वो पहले से शादीशुदा है। राम गुस्से में घूरकर उन्हें देखे जा रहा था। उसे उन पर हद से ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जो उसके शब्दों में जाहिर भी हो रहा था। अध्याय बस घूरकर अश्विन जी को देख रहा था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है आखिर उनके दिमाग में। एक बेटी के लिए वह इतना पागल थे कि
उसकी हर जिद को वो पूरी करना चाहते थे और दूसरी का वो घर भी तोड़ रहे थे। अब उसके दिमाग में एक बात गूंज रही थी कि तनिष्का के बारे में, उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, उसे सब कुछ पता करना था। पहले वो सिर्फ अपने रिश्ते को वक्त देना चाहता था, इसलिए उसका ध्यान सिर्फ तनिष्का पर और उसकी ख्वाहिशों को पूरी करने पर रहा, उसकी खुशियों पर रहा। लेकिन अब जब वो अश्विन जी का ये रवैया देख रहे थे तो उसे तनिष्का के पास्ट के बारे में भी जानना था। ऐसा भी क्या था कि जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था। राम अभी भी उनको कुछ न कुछ सुनाए जा रहा था कि अध्याय ने तेज और रफ्तार आवाज में कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। आइंदा ऐसी बकवास बातें करने के लिए मेरे पास मत आइएगा। उसकी आवाज़ में एक नफरत और गुस्सा था जो राम और अश्विन जी दोनों ने महसूस किया। अश्विन जी ने उन्हें देखा और बोले, मेरी बात तो सुनो। अध्याय ने उन्हें गुस्से में घूरते हुए कहा, मेरी बात सुनिए आप, मैं शादीशुदा हूँ। यह बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ये बेहतर होगा आपके लिए भी और आपकी बेटी के लिए भी कि मेरी पत्नी तनिष्का है और मुझे दूसरी शादी की कोई इच्छा नहीं है। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप पछताते रह जाएंगे पर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप सिर्फ प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं, पर तनिष्ठा का क्या है, कौन है उसके पास? ले देकर एक मैं हूँ और मेरा परिवार उसे मिला है, वह भी आप उससे छीनना चाहते हैं। निकल जाइए यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाइएगा। नफरत होने लगी है मुझे आपसे और आपकी उस बेटी से। निकल जाइए यहाँ से। यह बोलकर अध्याय ने चेहरा उनसे फेर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।